नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। पिछले शस्त्र में हमने जो कहानी पढ़ी थी पिता, उसके बाद हम पढ़ेंगे परिंदे कहानी। परिंदे कहानी किसकी है? निर्मल वर्मा की। इसका प्रकाशन वर्ष है 30 मार्च 2014 की कहानी है। तो चलिए आज के शस्त्र की हम परिचर्चा शुरू करते हैं। निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे शुरू होती है। अंधेरे अंधेरे गलियारे में चलती हुई लतिका ठिठक गई। ये पूछा जा सकता है कि कौन सी रचना इससे संबंधित है। इतनी लाइन देके तो किसकी है? परिंदे की। दीवार का सहारा लेकर उसने लैंप की बत्ती बढ़ा दी। सीढ़ियों पर उसकी छाया एक बड़ौल कटी फटी आकृति खींचने लगी। 7 नंबर कमरे में, कौन से नंबर में? 7 नंबर कमरे में लड़कियों की बातचीत और हंसी ठहाकों यानी हंसी मजाक का स्वर अभी तक आ रहा था। लतिका ने दरवाजा खटखटाया। शोर अचानक बंद हो गया। और कौन है? लतिका चुप खड़ी रही। कमरे में कुछ देर तक घुसर पुसर होती रही। फिर दरवाजे की चिटकनी के खुलने का स्वर आया। लतिका कमरे की देहरी से कुछ आगे बढ़ी। लैंप की झपकती लौ में लड़कियों के चेहरे सिनेमा के पर्दे पर ठहरे हुए क्लोजअप की भांति उभरने लगे। कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? लतिका के स्वर में हल्की सी झिड़की का अभ्यास था। उसके बाद लैंप में तेल ही खत्म हो गया है मैडम। यह बात जो है वो किसने कही? सुधा का कमरा था कि लैंप में तेल ही खत्म हो गया है मैडम। उस कमरे में जो लड़कियां थी उन्होंने कहा। यह सुधा का कमरा था, इसीलिए उसे ही उत्तर देना पड़ा। सुधा ने कहा, होटल में शायद वह सबसे अधिक लोकप्रिय थी, क्योंकि सदा छुट्टी के समय यह रात को डिनर के बाद आसपास के कमरों में रहने वाली लड़कियों का झमघट उसी कमरे में लग जाता था। देर तक गपशप हंसी मजाक चलता रहता। तेल के लिए करमुद्दीन से क्यों नहीं कहा? कितनी बार कहा मैडम, लेकिन उसे याद रहे तब तो। कमरे में हंसी की फुहार एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गई। लतिका के कमरे में आने से अनुशासन की जो घुटन घिर आई थी वह अचानक बह गई। करमुद्दीन होटल का नौकर था। कौन था? होटल का नौकर। उसके हॉस्टल है, होटल नहीं, हॉस्टल, गलत पढ़ लिया मैंने। हॉस्टल का जो था कौन था? नौकर। उसके आलस और काम में टाल मटोल करने के किस्से हॉस्टल की लड़कियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते थे। लतिका को हठात कुछ स्मरण यानी याद हो आया। अंधेरे में लैंप घुमाते हुए चारों ओर निगाहें दौड़ाईं। कमरे में चारों ओर घेरा बनाकर वे बैठी थीं, आसपास एक दूसरे से सटकर। सबके चेहरे परिचित थे, किंतु लैंप के पीले मध्यम प्रकाश में मानो कुछ बदल गया था। यह जैसे वह उन्हें पहली बार देख रही थी। जूली भी एक हॉस्टल की लड़की थी। अब तक तुम इस ब्लॉक में क्या कर रही हो? ये बात किसने कही? मैडम ने। उसके बाद जूली खिड़की के पास पलंग के सिरहाने बैठी थी। उसने चुपचाप आंखें जो थी वो नीची कर ली। लैंप का प्रकाश चारों ओर से सिमटकर अब केवल उसके चेहरे पर गिर रहा था। नाइट रजिस्टर का दस्तखत कर दिए? हाँ मैडम, कर दिए। फिर लतिका का स्वर कड़ा हो आया। जूली सकुचाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। जब से लतिका इस स्कूल में आई है, उसने अनुभव किया कि हॉस्टल के इस नियम का पालन डांट फटकार के बावजूद नहीं होता। मैडम, कल से छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, इसीलिए आज रात हम सबने मिलकर, और सुधा पूरी बात ना कहकर हेमंती की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगी। हेमंती के गाने का प्रोग्राम है। हेमंती नाम की जो लड़की थी वो गाना गाती थी।
आप भी कुछ देर बैठिए ना। किसने कहा? ये बात सुधा ने कही मैडम से, लतिका से। लतिका को उलझन महसूस हुई। इस समय यहाँ आकर उसने इनके मजे को किरकिरा कर दिया। इस छोटे से हिल स्टेशन पर रहते उसे खासा अरसा हो गया, लेकिन अब कब समय पतझड़ और गर्मियों का घेरा पार कर सर्दियों की छुट्टी की गोद में सिमट कर जाता है, उसे कभी याद नहीं रहता। चोरों की तरह चुपचाप वहाँ देरी से बैठ बाहर हो गई। उसके चेहरे का तनाव ढीला पड़ गया। वह मुस्कुराने लगी। मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा। मैडम, छुट्टियों में क्या आप घर नहीं जा रही हैं? सब लड़कियों की आंखें उस पर जम गईं। अभी कुछ पक्का नहीं। आई लव द स्नोफॉल। ये बात स्नोफॉल वाली किसने कही? मैडम ने। उसके बाद लतिका को लगा कि यही बात उसने पिछले साल भी कही थी। शायद पिछले से पिछले साल भी। उसे लगा मानो लड़कियां उसे संदेह की दृष्टि से देख रही थीं, मानो उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसका सिर चकराने लगा, मानो बादलों का रहस्य झुरमुट किसी अनजान कोने से उठकर उसे अपने में डुबा लेगा। वह थोड़ा सा हंसी, फिर धीरे से उसने सर को झटक दिया। जूली, तुमसे कुछ काम है। अपने ब्लॉक में जाने से पहले मुझे मिल लेना। बेल, गुड नाइट। लतिका ने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। गुड नाइट मैडम, गुड नाइट, गुड नाइट, लड़कियों ने कहा। गलियारे की सीढ़ियां न उतर कर लतिका रेलिंग के सहारे खड़ी हो गई। लैंप की बत्ती को नीचे घुमाकर कोने में रख दिया। बाहर धुंध की नीली ताहें बहुत घनी हो चलीं। लान पर लगे हुए चीड़ के पत्ते की सरसराहट हवा के झोंके के संग कभी तेज कभी धीमी होकर बाहर आती थी। हवा में सर्दी का हल्का सा आभास पार लतिका के दिमाग में कल से शुरू होने वाली छुट्टियों पर ध्यान उसका अटक आया। उसने आंखें मूंद लीं। उसे लगा कि जैसे उसकी टांगें बांस की सीढ़ियों की तरह उसके शरीर से बंधी हैं। उसकी गांठें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। सिर की चकराहट अभी मिटी नहीं थी, मगर अब जैसे वह भीतर ना होकर बाहर फैली हुई धुंध का हिस्सा बन गई थी। उसके बाद सीढ़ियों पर बातचीत का स्वर सुनकर लतिका जैसे सोते से जगी। साल को कंधे पर समेट और लैंप उठा लिया। डॉक्टर मुखर्जी मिस्टर ह्यूबर्ट के संग एक अंग्रेजी धुन गुनगुनाते हुए ऊपर आ रहे थे। सीढ़ियों पर अंधेरा था और ह्यूबर्ट को बार बार अपनी छड़ी से रास्ता टटोलना पड़ता था। लतिका ने 2-4 सीढ़ियां उतरकर लैंप को नीचे झुका दिया। गुड इवनिंग डॉक्टर, गुड इवनिंग मिस्टर ह्यूबर्ट। थैंक यू मिस लतिका। ह्यूबर्ट के स्वर में कृतज्ञ का भाव था। सीढ़ियां चढ़ने से उसकी सांस तेज हो रही थी। वह दीवार से लगे हुए हाँफ रहे थे। लैंप की रोशनी में उनके चेहरे का पीलापन कुछ तांबे के रंग जैसा हो गया था। यहाँ अकेली क्या कर रही हो मिस लतिका? डॉक्टर ने ओंठों के भीतर से सीटी बजाई। चेकिंग करके लौट रही थी। आज इस वक्त ऊपर कैसे आना हुआ मिस्टर ह्यूबर्ट? ह्यूबर्ट ने मुस्कुराकर अपनी छड़ी डॉक्टर के कंधों से छुआ दी। इनसे पूछो, मुझे जबरदस्ती घसीट लाए। मिस लतिका, आपको निमंत्रण देने आ रहे थे। हम आपको निमंत्रण देने आ रहे थे। आज रात मेरे कमरे में एक छोटा सा कंसर्ट होगा जिसमें मिस्टर ह्यूबर्ट शोम्पा और चाइकोवस्की के कंपोजिशन बजाए जाएंगे। फिर क्रीम काफ़ी पी जाएगी और उसके बाद अगर समय रहा तो पिछले साल हमने जो गुनाह किए थे उन्हें हम सब मिलकर कॉन्फ्रेंस करेंगे। डॉक्टर मुखर्जी के चेहरे पर भारी मुस्कान खेल गई। डॉक्टर, मुझे माफ़ करें, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये बात कहती हैं लतिका। उसके बाद चलिए, यहाँ ठीक रहा, फिर तो आप वैसे भी मेरे पास आती।
डॉक्टर ने धीरे से लतिका के कंधों को पकड़कर अपने तरफ कमरे की तरफ मोड़ दिया। डॉक्टर मुखर्जी का कमरा ब्लॉक के दूसरे सिरे पर छत से जुड़ा था। वहाँ आधे बर्मी थे, जिसके चिन्ह उनकी जो पहचान थी बर्मी होने की, वो क्या थी? थोड़ी दबी हुई नाक और छोटी छोटी चंचल आंखें। किसकी? डॉक्टर मुखर्जी की। बर्मा पर अपनी जापानियों का आक्रमण होने के बाद वह इस छोटे से पहाड़ी शहर में आकर बसे। प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा वह कन्वेंट स्कूल में हाइजीन फिजियोलॉजी भी पढ़ाया करते थे। देखो क्या पढ़ाया करते थे? फिजियोलॉजी। और इसलिए उनको स्कूल के हॉस्टल में एक कमरा रहने के लिए दे दिया गया था। कुछ लोगों का कहना था कि बर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, लेकिन इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि डॉक्टर स्वयं कभी अपनी पत्नी की चर्चा नहीं करते हैं। उसके बाद बातों के दौरान डॉक्टर अस्कर कहा करते थे कि मरने से पहले मैं एक दफ़ा बर्मा जरूर जाऊंगा, और तब क्षण भर के लिए उनकी आंखों में एक नमी सी छा जाती। लतिका चाहने पर भी उनसे कुछ नहीं पूछ पाती थी। उसे लगता कि डॉक्टर नहीं चाहते कि कोई अतीत के संबंध में उनसे कुछ भी पूछे, सहानुभूति दिखलाए। दूसरे ही क्षण अपनी गंभीरता को दूर ढकेलते हुए वह हंस पड़ते, एक सुखी बुझी हुई हंसी। होम सिनेक्स ही एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। होम सिनेक्स। छत पर मेज कुर्सियां डाल दी गईं और भीतर कमरे में पर कोलेरेट में कॉफी का पानी चढ़ा दिया गया। सुना अगले 2-3 वर्षों में यहाँ पर बिजली का इंतजाम हो जाएगा, डॉक्टर ने स्प्रेड लैंप जलाते हुए कहा। यह बात तो पिछले 10 सालों से सुनने में आ रही है। अंग्रेजों ने भी कोई लंबी चौड़ी स्कीम बनाई थी, पता नहीं उसका क्या हुआ, ह्यूबर्ट ने ये बात कहा। वह आराम कुर्सी पर लेटा हुआ बाहर लॉन की ओर देख रहा था। उसके बाद लतिका कमरे से 2 मोमबत्तियां ले आई। मेज के दोनों सिरों पर टिकाकर उन्हें जला दिया गया। छत का अंधेरा मोमबत्ती की फीकी रोशनी के इर्द गिर्द सिमटने लगा। एक घनी नीरवता चारों ओर घिरने लगी। हवा में चीड़ों के वृक्षों की साएं दूर तक फैली, पहाड़ियों और घंटियों की सीढ़ियों की गूंज सी छोड़ती जा रही थी। इस बार शायद बर्फ जल्दी गिरेगी। हवा में एक सर्द खुश्की सी महसूस होने लगी। डॉक्टर का सिगार अंधेरे में लाल बिंदी सा चमक रहा था। पता नहीं मिस बुल्ड की स्पेशल सर्विस का गोरख धंधा क्यों पसंद आता है। छुट्टियों में घर जाने से पहले यह जरूरी है कि लड़कियां फादर एलमंड का सरमन सुने, ह्यूबर्ट ने कहा। डॉक्टर को फादर एलमंड एक आंख से नहीं सुहाता था। लतिका कुर्सी पर आगे झुककर प्याले में कॉफी उड़ेलने लगी। हर साल स्कूल बंद होने के दिन यही 2 प्रोग्राम होते थे। कौन से? चैपल में स्पेशल सर्विस, उसके बाद दिन में पिकनिक। लतिका को पहला साल याद आया जब डॉक्टर के संग पिकनिक के बाद वह क्लब गई थी। डॉक्टर बार में बैठे थे। बार रूम कुमाऊं रेजिमेंट के अफसरों में भरा हुआ था। कुछ देर तक बिलायडी का खेल देखने के बाद जब वह वापस बार की ओर आ रहे थे, तब उसने दाईं ओर क्लब की लाइब्रेरी में देखा, मगर उसी समय डॉक्टर मुखर्जी पीछे से आ गए थे। मिस लतिका, यह मेजर गिरीश नेगी हैं। बिलियर्ड रूम से आते हुए हंसी ठहाकों के बीच वह नाम दबसा गया था। वह किसी किताब के बीच में उंगली रखकर लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर देख रहा था। हेलो डॉक्टर। वह पीछे मुड़ा। तब उस क्षण न जाने क्यों लतिका का हाथ कप गया और काफी कुछ
कॉफी की कुछ बूंदें उसकी साड़ी पर झलक आई। अंधेरे में किसी ने नहीं देखा कि लतिका के चेहरे पर एक उदीना रीतापन घिर आया। हवा के झोंके से मोमबत्तियों की लौ फड़कने लगी। छत से भी ऊंची काठ गोदाम जाने वाली सड़क पर यूपी रोडवेज की आखिरी बस डाक लेकर जा रही थी। बस की हेडलाइट्स में आसपास फैली हुई झाड़ियों की छाया घर की दीवार पर सरकती हुई गायब होने लगी। मिस लतिका, आप इस साल भी छुट्टियों में यहीं रहेंगी? डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर का सवाल हवा में टंगा रहा। उसी क्षण पियानो पर शोपा का नोकटर्न ह्यूबर्ट की उंगलियों के नीचे से फिसलता हुआ धीरे धीरे छत के अंधेरे में घुलने लगा, मानो जल पर कोमल स्वप्निल उर्मियां भंवरों का झिलमिलाता जाल बुनती हुई दूर दूर किनारों तक फैलती जा रही हों। लतिका को लगा कि जैसे कहीं बहुत दूर बर्फ की चोटियों से परिंदों के झुंड नीचे अनजान देशों की ओर उड़े जा रहे हैं। इन दोनों अक्सर उसने अपने कमरे की खिड़की से देखा है। धागों में बंधे चमकीले लट्टुओं की तरह वे एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी कतार में उड़े जाते हैं, पहाड़ों की सुनसान नीरवता से परे उन विचित्र शहरों की ओर। यहाँ शायद वह कभी नहीं जाएगी। उसके बाद लतिका आर्म चेयर पर ऊँघने लगी। डॉक्टर मुखर्जी का शिगार अंधेरे में चुपचाप जल रहा था। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि लतिका न जाने क्या सोच रही है, और लतिका सोच रही थी क्या वह बूढ़ी होती जा रही है। उसके सामने स्कूल की प्रिंसिपल मिस बुल्ड का चेहरा घूम गया। पोपला मुंह, आंखों के नीचे झूलती हुई मांस की थैलियां, जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाना, कर्कश आवाज में चीखना, सब उसे ओल्ड मेड कहकर पुकारते हैं। कुछ वर्षों बाद वह भी हूब वैसी ही बन जाएगी। लतिका के समूचे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई, मानो अनजाने में उसने किसी गलीज वस्तु को छू लिया हो। उसे याद आया कि कुछ महीने पहले अचानक उसे ह्यूबर्ट का प्रेम पत्र मिला था, भावुक याचना से भरा हुआ पत्र, जिसमें उसने न जाने क्या कुछ लिखा था जो कभी उसकी समझ में नहीं आया। उसे ह्यूबर्ट की इस बचकाना हरकत पर हंसी आई थी, किंतु भीतर प्रसन्नता भी हुई। उसकी उम्र अभी बीती नहीं, वह दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। ह्यूबर्ट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया, आई थी केवल ममता। वह चाहती तो उसकी गलतफहमी को दूर करने में देर न लगाती, किंतु कोई शक्ति उसे रोके रहती है। उसके कारण अपने पर विश्वास रहता, अपने सुख का भ्रम मानो ह्यूबर्ट की गलतफहमियों से जुड़ा है। स्कूल की प्रिंसिपल कौन थी? मिस बुल्ड। मिस बुल्ड को किस नाम से सभी लोग पुकारते थे? ओल्ड मेड कहकर। उसके बाद ह्यूबर्ट ही क्यों, वह क्या किसी को चाह सकेगी उस अनुभूति के संग जो अभी नहीं रही, जो छाया भी उस पर मंडराती रही, ना स्वयं मिटती ना मुझे मुक्ति दे पाती। उसे लगा जैसे बादलों का झुरमुट फिर उसके मस्तिष्क पर धीरे धीरे छाने लगा। उसकी टांगें फिर निर्जीव स्थिर सी हो गईं। वह झटके से उठ खड़ी हुई। डॉक्टर, माफ करना, मुझे बहुत थकान सी लग रही है। बिना वाक्य पूरा किए वह चली गई। कुछ देर तक टेरेस पर निस्तब्धता छाई रही। मोमबत्तियां बुझने लगी। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगार का नया कस लिया। सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, बेवकूफ और सेंटीमेंटल। ये किसने कहा? डॉक्टर मुखर्जी ने। ह्यूबर्ट की उंगलियों का दबाव पियानो पर ढीला पड़ता गया। अंतिम सुरों की झिझकी सी गूंज कुछ
क्षणों तक हवा में तिरती रही। डॉक्टर, आपको मालूम है मिस लतिका का व्यवहार पिछले कुछ अरसों से अजीब सा लगता है। ह्यूबर्ट के स्वर में लापरवाही का भाव था। वह नहीं चाहता था कि डॉक्टर को लतिका के उसके प्रति भावनाओं का आभास मात्र भी मिल सके। जिस कोमल अनुभूति को वह इतने समय से संजोता आया है, डॉक्टर उसी हंसी के एक ठहकावे में उपहास्यपाद बना देगा। क्या तुम नियति में विश्वास करते हो ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने कहा। ह्यूबर्ट दम रोके प्रतीक्षा करता रहा। वह जानता था कि कोई बात भी कहने से पहले डॉक्टर को फिलासफोइज की आदत थी। डॉक्टर टेरेस के जंगले से सटकर खड़ा हो गया। फीकी सी चांदनी में चीड़ के पेड़ों की छाएं लान पर गिर रही थी। कभी कभी कोई जुगनू अंधेरे में हरा प्रकाश छिड़कता हवा में गायब हो जाता था। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इंसान जिंदा किस लिए रहता है। क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? हजारों मील उसने मुल्क से दूर मैं यहाँ पड़ा हूँ। यहाँ मुझे कौन जानता है? यही शायद मैं मर भी जाऊंगा। ह्यूबर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई जमीन पर मर जाना काफी खौफनाक बात है? ह्यूबर्ट विस्मित सा डॉक्टर को देखने लगा। उसने पहली बार डॉक्टर मुखर्जी के इस पहलू को देखा था। अपने संबंध में वह अक्सर चुप रहते थे, कोई पीछे नहीं। यह बात मुझमें एक अजीब सी किस्म की बेफिक्री पैदा कर देती थी। लेकिन कुछ लोगों की मौत अंत तक पहेली बनी रहती है। उसके बाद शायद वे जिंदगी से बहुत उम्मीद लगाते थे। उसे ट्रेजिक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आखिरी दम तक उन्हें मरने का एहसास नहीं होता। डॉक्टर, आप किसका जिक्र कर रहे हैं? ह्यूबर्ट ने परेशान होकर पूछा। डॉक्टर कुछ देर तक चुपचाप सिगार पीता रहा। फिर मुड़कर वह मोमबत्तियों को बुझती हुई लौ को देखने लगा। तुम्हें क्या मालूम है कि किसी समय लतिका बिला नागा क्लब जाया करती थी? किस क्लब में? बिला नागा क्लब में। गिरीश नेगी ने उसका परिचय। देखो, गिरीश नेगी भी इसके पात्र हैं। लतिका का जो परिचय गिरीश नेगी से हुआ था वो किस क्लब में हुआ था? बिला नागा क्लब में। कश्मीर का भी जिक्र हुआ है। कश्मीर जाने से एक रात पहले उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं अब तक लतिका से उस मुलाकात के बारे में कुछ नहीं कह सका हूँ, किंतु उस रात कौन जानता था कि वह वापस नहीं लौटेंगे। और अब क्या फर्क पड़ता है? लेट द डेड डाई। डॉक्टर की सूखी सर्द हंसी में खोखली सी शून्यता भरी थी। कौन? गिरीश नेगी, कुमाऊं रेजिमेंट में जो कैप्टन था। गिरीश नेगी क्या थे? कुमाऊं रेजिमेंट में कैप्टन थे। डॉक्टर, क्या लतिका? ह्यूबर्ट से आगे कुछ नहीं कहा गया। उसे याद आया वह पत्र जो उसने लतिका को भेजा था। कितना अर्थहीन और उपहास्यपद, जैसे उसका एक एक शब्द उसके दिल को कचोट रहा हो। उसने धीरे से पियानो पर सिर टिका लिया। लतिका ने उसे क्यों नहीं बताया? क्या वह उसके योग्य भी नहीं? लतिका तो बच्ची है, पागल। मरने वालों के संग खुद थोड़े ही मरा जाता है। उसके बाद कुछ देर चुप रहकर डॉक्टर ने अपने प्रश्न को फिर दोहराया। लेकिन ह्यूबर्ट, क्या तुम नियति पर विश्वास करते हो? हवा के हल्के झोंके से मोमबत्तियां एक बार प्रज्वलित होकर बुझ गईं। टेरेस पर ह्यूबर्ट और डॉक्टर अंधेरे में एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, फिर भी वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। कन्वेंट स्कूल से कुछ दूर मैदानों में बहते पहाड़ी नाले का स्वर आ रहा था
अब बहुत देर बाद कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर का बिगुल सुनाई दिया तो ह्यूबर्ट हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। अच्छा, चलता हूँ डॉक्टर, गुड नाइट। गुड नाइट ह्यूबर्ट, मुझे माफ करना, मैं सिगार खत्म करके उठूंगा। सुबह बदली छाई थी। लतिका के खिड़की खोलते ही धुंध का गुब्बारा सा भीतर घुस आया, जैसे रात भर दीवार के सहारे सर्दी में ठिठुरता हुआ वह भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा हो। स्कूल से ऊपर चैपल जाने वाली सड़क जो थी बादलों में छिप गई थी। केवल चैपल का क्रॉस धुंध के पर्दे पर एक दूसरे को काटती हुई पेंसिल की रेखाओं सा दिखाई दे जाता था। लतिका ने खिड़की से आंखें हटाई तो देखा करीमुद्दीन चाय की ट्रे लिए खड़ा है। करीमुद्दीन मिलिट्री में अर्दली रह चुका था, इसीलिए ट्रे मेज पर रखकर अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया। लतिका झटके से उठ बैठी। सुबह से आलस करके जितनी बार वह जाग कर वह सो चुकी थी, अपनी खिसियाहट मिटाने के लिए लतिका ने कहा, बड़ी सर्दी है, आज बिस्तर छोड़ने को जी नहीं चाहता। तो करीमुद्दीन ने कहा, आजी मैम साहब, अभी क्या सर्दी आई है, बड़े दिनों में देखना कैसे दांत कटकटाते हैं। और करीमुद्दीन अपने हाथों को बगलों में डालते हुए इस तरह सिकुड़ गया जैसे उन दिनों की कल्पना मात्र से उसे जाड़ा लगना शुरू हो गया हो। गंजे सिर पर दोनों तरफ उसके बाल खिजाव लगने से कत्थई रंग के भूरे हो गए थे। बात चाहे किसी विषय पर हो रही हो, पर वह हमेशा खींचा तान कर उसे ऐसे घसीट में लाता था जहां वह बेझिझक अपने विचारों को प्रकट कर सके। उसके बाद एक दफा तो यहाँ लगातार इतनी बर्फ गिरी थी कि बुहाली से लेकर डाक बंगले तक सारी सड़कें जाम हो गई थी। इतनी बर्फ थी मैम साहब की पेड़ों की टहनियां तक सिकुड़कर तनों से लिपट गई थीं, बिल्कुल ऐसे जैसे। और करीमुद्दीन नीचे झुककर मुर्गा बन गया। कब की बात है डॉक्टर? लतिका ने यह बात पूछी। अब यहाँ जो जोड़ हिसाब करके पता ही चलेगा मैम साहब, लेकिन इतना याद है कि उस वक्त अंग्रेज बहादुर यहीं थे। कंटोनमेंट की इमारत पर कौमी झंडा नहीं लगा था। बड़े जबर थे ये अंग्रेज, 2 घंटे में ही सारी सड़कें साफ करवाती थीं। उन दिनों एक सीटी बजाते ही 50 घोड़े वाले जमा हो जाते थे। अब तो सारे शेड खाली पड़े हैं। वे लोग अपनी खिदमत भी करवाना जानते थे। अब तो सब उजाड़ हो गया। करीमुद्दीन उदास भाव से होकर बाहर देखने लगा। आज यहाँ पहली बार नहीं जब लतिका करीमुद्दीन से उन दिनों की बातें सुन रही है, जब अंग्रेज बहादुर इस स्थान को स्वर्ग बना रखा था। आप छुट्टियों में इस साल भी यहीं रहेंगी मैम साहब? दिखता कुछ ऐसा ही है करीमुद्दीन, तुम्हें फिर तंग होना पड़ेगा। क्या कहती हैं मैम साहब? आपके रहने से हमारा भी मन लग जाता है, वरना छुट्टियों में यहाँ कुत्ते लौटते हैं। उसके बाद तुम जरा मिस्त्री से कह देना कि इस कमरे की छत की मरम्मत कर जाए। पिछले साल बर्फ का पानी दरारों से टपकता रहा। लतिका को याद आया कि पिछली सर्दियों में जब काफी बर्फ गिरती थी तो उसे पानी से बचने के लिए रात भर कमरे के कोने में सिमट कर सोना पड़ता था। करीमुद्दीन चाय की ट्रे उठाता हुआ बोला, ह्यूबर्ट साहब तो शायद कल ही चले जाएं। कल रात उनकी तबीयत फिर खराब हो गई। आधी रात के वक्त मुझे जगाने आए थे, कहते थे छाती में तकलीफ है, यहाँ मौसम रास नहीं आता। कह रहे थे लड़कियों की बस में वह भी कल चले जाएंगे। करीमुद्दीन दरवाजा बंद करके चला गया। लतिका की इच्छा हुई कि ह्यूबर्ट के कमरे में जाकर उनकी तबीयत पूछताछ कर आए, किंतु फिर ना जाने क्यों स्लीपर पैरों में टंगे और वह खिड़की के बाहर बादलों को उड़ता हुआ देख रही। ह्यूबर्ट का चेहरा जब उसे देखकर सहमा सा दयनीय हो गया, तब लगता कि वह अपनी मूक निरीह याचना में उसे कोस रहा है। ना वह उसकी गलतफहमियों को दूर करने का
प्रत्यन्न कर पाती, ना ही उसे विश्वस्ता की सफाई देने का एहसास होता। उसे लगता है कि इस जाले से बाहर निकलने के लिए वह धागे के जिस सिरे को पकड़ती वह खुद एक गांठ बनकर रह जाता है। उसके बाद बाहर बुदबुदादी होने लगी थी। कमरे की टीन की छत खटक खटक बोलने लगी थी। लतिका पलंग से उठ खड़ी हुई, बिस्तर को तरहाकर बिछाया, फिर पैरों में स्लीपर को घसीटते हुए वह बड़े आईने तक आई। उसके सामने स्टूल पर बैठकर बालों को खोलने लगी, किंतु कुछ देर तक कंघी बालों में उलझी रही। वह गुमसुम ही शीशे में अपना चेहरा ताकती रही। करमुद्दीन को यह कहना याद ही नहीं रहा कि धीरे धीरे आग जलने की लकड़ियां जमा कर ले। इन दिनों सस्ते दामों पर सूखी लकड़ियां मिल जाती हैं। पिछले साल तो कमरा धुएं से भर जाता था। इसके कारण कांपते कांपते जाड़े में उसे खिड़की खोलकर ही सोना पड़ता था। आईने में लतिका ने अपना चेहरा देखा। वह मुस्कुरा रही थी। पिछले साल अपने कमरे की सीलन और ठंड से बचने के लिए कभी कभी वह मिस बुल्ड के खाली कमरे में चोरी चुपके सोने चली जाया करती थी। मिस बुल्ड का कमरा बिना आँख के भी गर्म रहता था। उनके गदीले सोफे पर लेटते ही आँख लग जाती थी। कमरा छुट्टियों में खाली पड़ा रहता था, किंतु मिस वुड से इतना नहीं होता कि 2 महीने के लिए उसके हवाले कर जाए। हर साल कमरे में जो है ताला ठोक जाती हैं। वह तो पिछले साल गुसल खाने में भीतर की सांकल देना भूल गई थी, जिसे लतिका चोर दरवाजे के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। पहले साल अकेले में उसे बड़ा डर लगता था। छुट्टियों में सारे स्कूल और हॉस्टल के कमरे साए साए करने लगते हैं। डर के मारे उसे जब नींद नहीं आती तब वह करमुद्दीन को रात में देर तक बातों में उलझाए रखती थी। बातों में जब खोई सी वह सो जाती तब करमुद्दीन चुपचाप लैंप बुझाकर चला जाता। कभी कभी बीमारी का बहाना करके वह डॉक्टर को बुलवा भेजती और बाद में बहुत जिद करके उस दूसरे कमरे में उसका बिस्तर लगवा देती थी। किसका? डॉक्टर का। लतिका के कंधे से बालों का गुच्छा निकला। उसे बाहर फेंकने के लिए वह खिड़की के पास आ खड़ी हुई। बाहर छत की ढलान से बारिश के जल की मोटी सी धार बराबर लान पर गिर रही थी। मेघा आच्छादन आकाश में सरकते हुए बादलों के पीछे पहाड़ियों के झुंड कभी उभर आते कभी छिप जाते, मानो चलती हुई ट्रेन से कोई उन्हें देख रहा हो। लतिका ने खिड़की से सिर बाहर निकाला। हवा के झोंकों से उसकी आंखें छिप गईं। जिसे जितने काम याद आते हैं उतना ही आलस घना हो जाता है। बस की सीटें रिजर्व कराने के लिए चपरासी को रुपए देने हैं। जो सामान हॉस्टल की लड़कियां पीछे छोड़ जा रही हैं उन्हें गोदाम में रखवाना होगा। कभी कभी तो छोटी क्लास की लड़कियों के साथ पैकिंग करवाने के काम में भी उसे हाथ बटाना पड़ता था। वह इन कामों से ऊबती नहीं। धीरे धीरे सब निपट जाते हैं। कोई गलती इधर उधर रह जाती सो बाद में सुधर जाती। हर काम में किचकिच रहती है, परेशानी और दिक्कत होती है, किंतु देर सवेर उससे छुटकारा मिल ही जाता है। किंतु जब लड़कियों की आखिरी बस चली जाती तब उसका मन उचाट सा हो जाता है। खाली कॉरिडोर में घूमती हुई वे कभी इस कमरे से कभी उस कमरे में जाती है, कभी उसमें वह नहीं जान पाती कि अपने से क्या करे। दिल कभी भी नहीं टिक पाता, हमेशा भटका सा रहता है। इस सब के बावजूद जब कोई सहज भाव में पूछता है, मिस लतिका छुट्टियों में आप घर नहीं जा रही, तब वह क्या कहे? डिंग डांग डिंग। स्पेशल सर्विस के लिए स्कूल चैपल के घंटे बजने लगे थे। लतिका ने अपना सिर खिड़की के भीतर कर लिया। उसने झटपट साड़ी
उतारी और पेटीकोट में ही कंधे पर तौलिया डाले गुसल खाने में घुस गई। लेफ्ट राइट। उसके बाद कंटोनमेंट जाने वाली पक्की सड़क पर 4-5 पंक्ति में कुमाऊं रेजिमेंट की सिपाहियों की एक टुकड़ी मार्च कर रही थी। फौजी बूटों की भारी खुदरी आवाजें स्कूल चैपल की दीवार से टकराकर भीतर प्रे हाल में गूंज रही थी। ब्लेड सेड आर दी मीक। फादर एलमंड एक एक शब्द चाहते हुए खरखराते स्वर में सरमन ऑफ द माउंट पढ़ रहे थे। ईसा मसीहा की मूर्ति के नीचे कैंडलब्रियम के दोनों ओर मोमबत्तियां जल रही थीं, जिनका प्रकाश आगे बेंचों पर बैठी हुई लड़कियों पर पड़ रहा था। पीछे लाइनों की बेंचें अंधेरे में डूब रही थीं, जहां लड़कियां प्रार्थना की मुद्रा में बैठी हुई सिर झुकाए एक दूसरे से घुसर पुसर कर रही थीं। मिस बुल्ड स्कूल सीजन के सफलतापूर्वक समाप्त हो जाने पर विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्यों की बधाई का भाषण दे चुकी थीं। अब फादर के पीछे बैठी हुई अपने में कुछ बुड़बुड़ा रही थीं, मानो धीरे धीरे फादर को प्रमोट कर रही हों। उसके बाद आमीन। फादर एलमंड ने बाइबल मेज पर रख दिया और प्रेयर बुक उठा ली। हाल की खामोशी क्षण भर के लिए टूट गई। लड़कियों ने खड़े होते हुए जानबूझकर बेंचों को पीछे धकेला। बेंचें फर्श पर रगड़कर, खासकर सीटी बजती हुई, पीछे खिसक गईं। हाल के कोने से हंसी फूट पड़ी। मिस बुल्ड का चेहरा तन गया, माथे पर भ्रुकुटियां चढ़ गईं। फिर अचानक निस्तब्धता छा गई। हाल के उस घुटे हुए धुंधलाके में फादर का तीखा फटा हुआ स्वर सुनाई देने लगा। सी जस्ट सेड आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ही दैट फ्लोक्स मी शैल नॉट वॉक इन डार्कनेस बट शैल हैव द लाइट ऑफ लाइफ। ये किसकी पंक्ति है? ये फादर एलमंड की है, याद रखना, पूछी जा सकती है। डॉक्टर मुखर्जी ने ऊब और उकताहट से भरी जुम्हाई ली। कब यह किस्सा खत्म होगा? उसने इतने स्वर में लतिका से पूछा कि सकचाकर दूसरी ओर देखने लगी। स्पेशल सर्विस के समय डॉक्टर मुखर्जी के होंठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान खेलती रहती। वह धीरे धीरे अपनी मूंछों को खींचता रहता। फादर एलमंड की वेशभूषा देखकर लतिका के दिल में गुदगुदी सी दौड़ गई। जब वह छोटी थी तो अक्सर वह यह बात सोचकर विस्मित हुआ करती थी कि क्या पादरी लोग सफ़ेद चोंगे के नीचे कुछ नहीं पहनते? अगर धोखे से वह ऊपर उठ जाए। उसके बाद लेफ्ट मार्च करते हुए फौजी बूट चौपल से दूर होते जा रहे थे। केवल उनकी गूंज हवा में शेष रह गई थी। नवंबर 117। फादर ने प्रार्थना पुस्तक खोलते हुए कहा। हाल में प्रत्येक लड़कियों ने डेस्क पर रखी हुई हिम बुक को खोलनी। पन्नों को उलटने की खड़खड़ाहट फिसलती हुई एक दूसरे के सिर तक फैल गई। उसके बाद हर साल स्पेशल सर्विस के अवसर पर उसे कायर के संग पियानो बजाना पड़ता था। ह्यूबर्ट ने अपने रुमाल से नाक साफ की। क्या है? ह्यूबर्ट हमेशा ऐसा ही किया करता था। कनखियों से हाल की ओर देखते हुए अपने कांपते हुए हाथों से हिम बुक खोल ली। लीड का काइंड लस्टी लास्ट। उसके बाद पियानो सुर दबे। पियानो सुर जो थे दबे, झिझकते से मिलने लगे। घने बालों से ढकी ह्यूबर्ट की लंबी पीली अंगुलियां खुलने सिमटने लगीं। कायर में गाने वाली लड़कियों में एक स्वर एक दूसरे से गूंथ कर कोमल स्टिंग लहरों में बिंध गए। लतिका को लगा उसका जूड़ा ढीला
पड़ गया है। उसके बाद मिस बुल्ड की आंखें बचा लतिका ने चुपचाप बालों को क्लिपों को कसकर खींचा। लतिका को करीमुद्दीन की बात याद हो गई। रात भर ह्यूबर्ट को खांसी का दौरा पड़ा था, कल जाने के लिए कह रहे थे। लतिका ने सिर टेढ़ा करके ह्यूबर्ट के चेहरे की एक झलक पाने की विफल चेष्टा की। इतने पीछे से कुछ देख पाना असंभव था। पियानो पर झुका हुआ केवल ह्यूबर्ट का सिर दिखाई देता था। लीड क्लाइड लाइट संगीत के सुर मानो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर हाँफती हुई सांसों को आकाश की आबाद शून्यता में बिखरते हुए नीचे उतर रहे हों। उसके बाद एक क्षण के लिए एक भ्रम हुआ कि चैपल का फीका सा अंधेरा उस चेहरे से प्रेयर हॉल के चारों कोनों से सिमटता हुआ उसके आसपास घिरा आया है, मानो कोई आंखों में पट्टी बांधकर यहाँ तक ले आया। अचानक उसकी आंखें खोलनी, उसे लगा जैसे मोमबत्तियों की धूमिल आलोक में कुछ भी ठोस वास्तविक ना रहा हो। चैपल की छत, दीवारें, डेस्क पर रखा हुआ डॉक्टर का सुडौल हाथ और पियानो का सुर अतीत की धुंध को भेदते हुए स्वयं उस धुंध का भाग बनते जा रहे हैं। फिर एक पगली सी स्मृति, एक उद्भ्रांत भावना, चैपल के शीशों के सारे पहाड़ी, सूखी हवा में झुकी हुई पिंग क्लोज की कांपती टहनियाँ, पैरों तले चीड़ के पत्ते, धीमी सी चिर परिचित खड़खड़। वहीं पर गिरीश एक हाथ में मिलिट्री का खाकी हैट लिए खड़ा है, चौड़े उठे हुए सबल कंधे, अपना सिर वहां टिका दो जैसे सिमटकर खो जाएगा। चार्ल्स बेओर, यहाँ नाम उसने रखा था, पर झोंक कर हंसने लगा। तुम्हें आर्मी में किसने चुन लिया? मेजर बन गए हो, लेकिन लड़कियों से भी गए बीते हो। जरा सी बात पर चेहरा लाल हो जाता है। सब वह कहती नहीं, सिर्फ सोचती थी। उसके बाद वह कभी नहीं आया। बुरुस का फूल नहीं, लाल फूल लाए हो ना? झूठे खाकी कमीज के जिस जेब पर बैज चिपकाए थे, उसमें मुसा हुआ बुरुश का फूल निकल आया। छी, सारा मुरझा गया, अभी खिला है। उसके बालों में गिरीश का हाथ उलझ गया। फूल नहीं टिक नहीं पाता। फिर उसे क्लिप के नीचे फंसा कर उसने कहा, देखो। उसके बाद गिरीश ने चिढ़ते हुए कहा, मैन इंटर ऑफ कुमाऊं। वहाँ हंसने लगी। लतिका, सुनो, गिरीश का स्वर कैसे याद हो गया था। मैं कुछ भी सुन रही लतिका, मैं कुछ महीनों में वापस आ जाऊंगा ना। मैं कुछ भी नहीं सुन रही, किंतु वह सुन रही। वह नहीं गिरीश कह रहा है, किंतु वह जो नहीं कहा जा रहा है, उसके बाद कभी नहीं कहा गया। लीड क्लाइंड लाइट। उसके बाद लड़कियों का स्वर पियानो में सुरों में डूबा हुआ गूंज रहा था, या डूबा हुआ गिर रहा था। उठ रहा है। ह्यूबर्ट ने सिर मोड़कर लतिका को निमिष भर देखा। आंखें मूंद, ध्यानमग्न, प्रस्तर मूर्ति सी वह स्थिर निश्चल खड़ी थी। क्या लतिका ऐसे क्षणों में उसे अपना साथी बनाया है? ह्यूबर्ट ने एक गहरी सांस ली और उस सांस में ढेर सी थकान उमड़ आई थी। देखो, मिस बुल्ड कुर्सी पर बैठे बैठे सो रही हैं। डॉक्टर ओंठों में ही फुसफुसाया। वह डॉक्टर का पुराना मजाक था कि मिस बुल्ड प्रार्थना करने के बहाने आंखें मूंदे हुए नींद की झपकियां लेती हैं। फादर एलमंड ने कुर्सी पर फैले अपने गाउन को समेट लिया और प्रेयर बुक बंद करके मिस बुल्ड के कानों में कुछ कहा। पियानो का स्वर
क्रमशः मंद पड़ने लगा। ह्यूबर्ट की उंगलियां ढीली पड़ने लगीं। सर्विस समाप्त होने से मिस बुल्ड ने आर्डर पढ़कर सुनाया। बारिश होने की आशंका से आज कार्यक्रम में कुछ आवश्यक परिवर्तन करने पड़े थे। पिकनिक के लिए झूला देवी के मंदिर जाना संभव नहीं हो सकेगा। देखो कहाँ का मंदिर, झूला देवी। इसलिए स्कूल से कुछ दूर मिडोज में ही सब लड़कियां नाश्ते के बाद जमा हो जाएंगी। तो अभी हमारा परिंदे कहानी जो है समाप्त नहीं हुई है, तो आज को हम यहीं तक रखते हैं, नहीं तो पूरा करेंगे तो अभी काफ़ी है, ज़्यादा ही सत्र लंबा हो जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट सत्र में कुछ बातें जो हैं वो रखते हैं। तो आज के सत्र को फिर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए जय हिंद।